नमस्कार। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन किया था, वैसे ही आज हम प्रियम्बल और पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ श्री शंकर कुमार झा जी मौजूद हैं। नमस्ते। इनका परिचय मैं करा दूं। इनकी प्रैक्टिस को 25 वर्ष से ज़्यादा हो गया है। ये काफ़ी सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर की स्पीकर भी रह चुके हैं। ये नेशनल एंड इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हैं और इन्होंने काफ़ी सारे टीवी डिबेट में पार्टिसिपेट भी किया है। इनके काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी डेली मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए हैं और ये एक सोशल मैगजीन के संपादक भी रह चुके हैं। ये एक सोशल वर्कर भी हैं और इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स में पार्ट भी लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग प्रियम्बल और पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम लोग प्रियम्बल को मामूली तौर पर डिक्शनरी की भाषा में समझें तो वो क्या है, मैं आपको पढ़ के बता दूं। प्रियम्बल, अ शॉर्ट प्रीलिमिनरी स्टेटमेंट और रिमार्क, स्पेशली एन एक्सप्लेनेटरी इंट्रोडक्शन टू अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट और स्टैचू। और अगर इसको हम लोग अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करके देखें तो मैं इसको बताऊं, द फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रियम्बल के बारे में बताया गया है, द फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल। मतलब जितना भी हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज, आर्टिकल्स, चैप्टर्स जितने भी हैं, उसके बारे में उसका जो सिनॉप्सिस है, समरी नोट एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, वो हमारे प्रियम्बल में दर्शाया गया है। लेकिन काफ़ी समय से इस पर यह भी रहा है, क्या हम लोग को प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पढ़ना चाहिए, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हमें इंक्लूड करना चाहिए, या प्रियम्बल एक अलग पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मेरा पहला प्रश्न यही है, क्या ये हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर इसको हम लोग बदल भी सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट भी ला सकते हैं, या फिर इसमें कुछ। प्रियम्बल निश्चित रूप पे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसा कि आपने कहा, आप बहुत अच्छे ढंग से रखिए बात को, कि यह अपने आप में पूरे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी नोट है। यह एक स्तर पे जो हमारे संविधान निर्माता हैं उनके दिमाग में भारत के भविष्य को लेकर के क्या उद्देश्य था, कैसी अवधारणा थी, उसको संक्षिप्त शब्दों में रखता है। प्रियम्बल को हिंदी में हम उद्देशिका कहते हैं। प्रियम्बल एक अर्थ में, सही मायने में समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जब कभी भी संविधान के किसी प्रावधान को पढ़ते हुए, मूलतः फंडामेंटल राइट और डायरेक्टर्स प्रिंसिपल्स को लेकर के जजमेंट्स आ चुके हैं, जब किसी प्रकार का कोई संदेह होता है, स्पष्टता की जरूरत होती है, क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता होती है, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में हम प्रियम्बल को रेफर कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जहां तक इसमें संशोधन की बात है, शुरुआती दौर में प्रियम्बल को स्पष्टता के साथ बताऊं कि जो इन्होंने संशय का भी जिक्र किया, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के इन एडिशन को रखा जाता था। कहा जाता कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल प्रावधान हैं वो अपने आप में मुख्यतः महत्वपूर्ण हैं। प्रियम्बल आप सिर्फ रेफर कर सकते हैं, यह एक ऑर्नामेंटल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट कहा, केशवानंद भारती केस में आकर के, कि भाई यह प्रियम्बल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसलिए, और यह बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा भी है। तो ऐसे में प्रश्न यह जरूर से उठता है कि इसको हम अमेंड कर सकते हैं क्या। तो मैं बड़ा स्पष्ट करूं, जहां तक यह बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स को के विधीन है अमेंडमेंट, वहां तक हम कर सकते हैं। और यही कारण है कि पिछले 42वें संशोधन के माध्यम से प्रियम्बल के अंदर में 3 शब्दों को जोड़ा गया है। हालांकि इन शब्दों के बारे में कहा गया, बाद के दिनों में कुछ इंटरप्रिटेशंस आते थे कि ये शब्द पहले से ही किसी न किसी अर्थ में हमारे संविधान में थे, फिर भी 42वें संशोधन से 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया। जी धन्यवाद।
जो दूसरा सवाल मेरा है कि अब तो हमारे जो प्रियम्बल की चर्चा है वो लीगल एस्पेक्ट, लीगल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई। हम लोग प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं जहाँ तक कि वो हम लोग के बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वॉयलेट ना करे, तब तक वहाँ तक हम लोग कर सकते हैं उसको अमेंड। तो वी कैन अमेंड द प्रियम्बल। अब जो दूसरा सवाल मेरा है पार्ट 1 से रिलेटेड है कि जो पार्ट 1 है विच टॉक्स अबाउट द यूनियन टेरिटरीज एंड द स्टेट्स ऑफ इंडियन डोमिनियन, तो उसमें ये दिया गया है, उसमें कुल 4 आर्टिकल हैं। तो अगर आप उसके बारे में कुछ हमें बताएं कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक है उसमें। अच्छा, देखिए, जो प्रथम डिस्कशन रहा है वो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का रहा है। उसमें हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चा संविधान सभा की। जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कर दिया तो संविधान आ गया। आज हम संविधान की चर्चा कर रहे हैं। संविधान के बारे में प्रायः कहा है और सब जानते हैं इस बात को कि यह मदर डॉक्यूमेंट है, यह वो शाश्वत कानून है जो लगातार समय के हिसाब से भारत के समृद्धि को सुनिश्चित करता है। प्रियम्बल की चर्चा हो चुकी है। मैं इस भूमिका के साथ यह कहना चाहता हूं कि अब हम प्रथम खंड में हैं, फर्स्ट पार्ट में हैं। तो फर्स्ट पार्ट निश्चित रूप से संविधान का जब होगा तो वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होगा, खंड होगा, इसलिए उसको प्रथम खंड में रखा गया है। आप जब इस पार्ट को पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि यहां पे जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वह यह हुआ है इंडिया दैट इज भारत, मतलब हम भारत के निवासी हैं। वह कैसा होगा, वह क्या है, तो वह यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वह संघ है, राज्यों का संघ है। आप जब प्रथम पार्ट को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं और 4 अनुच्छेद में इस बात की व्यवस्था है कि भारत में राज्यों की स्थिति क्या होगी, राज्य का पुनर्गठन कैसे करने का अधिकार की व्यवस्था कैसी होगी, अगर पुनर्गठन होता है तो पुनर्गठन के बाद, राज्य के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद उसकी जरूरत को पूरा करने वाले शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में हम कैसे चीजों को आगे रखेंगे। अच्छा, थैंक यू सर। अब जो मेरा अगला सवाल है कि भारतवर्ष में शुरू से ही जब प्री इंडिपेंडेंस थे 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, लेकिन जो हमारे अभी आयरन मैन ऑफ इंडिया जो कहलाए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो ये पूरी कमेटी एक बनी थी जिसको हम लोग जेवीपी कमेटी के नाम से जानते हैं, उसमें पहला अक्षर जे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पिट्टा भाई सीतारमैया जी, इनकी जो एक कमेटी बनी थी थ्रू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो तब बना था। तो इस कमेटी के दौरान इन्होंने 565 प्रिंसली स्टेट्स को कंडेंस करके मतलब मनाने की कोशिश किया था कि वो लोग हमारी डोमिनियन से जुड़े, हमसे आके जुड़े, इंडिया से डोमिनियन के पार्ट बने। तो इसमें से कुल 3 प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने जुड़ने से मना कर दिया था। तो तब तो अलग हिस्ट्री थी तब। अब जब हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस में आ गए तो अभी भी जैसे किसी भी स्टेट को जुड़ना है तो उसमें पार्ट 1 की भूमिका क्या रहती है? मैं समझ गया आपका प्रश्न। शायद यह है कि जब हम जुड़े तो छोटे छोटे बड़े सारे राज्य थे, तो उन राज्यों को रीऑर्गेनाइज किया गया और उस उद्देश्य के लिए 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने, शायद ये बात भी ध्यान में सबको होना चाहिए कि कमेटी ने ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एज ए होल के लिए 14 राज्य बनाए और 6 यूनियन टेरिटरीज को ऑर्गेनाइज किया। अब उस समय 14 बने थे, बाद के दिनों में स्थिति बदलती गई। ऐसा नहीं है कि
भारत ने बाहर के किसी देश का टेरिटरी अपने में जो है सो एक्वायर करके अपना एक्सपेंशन कर लिया। भारत के अंदर ही जो राज्य थे वो भौगोलिक और सांस्कृतिक, भाषाई इन आधार पे अलग अलग समय में नए राज्यों के गठन की मांग करते रहे और उनके मांग को संविधान के प्रावधानों के अनुकूल स्वीकार किया गया और फिर नए राज्यों का गठन हुआ। आज के दिन में सबों के ध्यान में होगा कि वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? अभी टोटल 8 यूनियन टेरिटरी और 8 यूनियन टेरिटरीज रह गए हैं। तो इन 28 जो 14 से 28 की यात्रा हुई होगी, यह यात्रा कैसे होगी? अलग अलग समय में हुई। तो देखिए, इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि संविधान हमें जो है शक्ति प्रदान करता है नए नए कानून बनाने का। जब हम पार्लियामेंट में कोई कानून बनता है तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि संविधान के अंदर में जो लिस्ट है, शेड्यूल है, उस लिस्ट के अंदर में पार्लियामेंट के पास कौन कौन से अधिकार हैं। उस लिस्ट के साथ हम संविधान के उस प्रावधान को भी पढ़ते हैं जहां से हमें अधिकार मिलता है। तो जो प्रथम खंड है 1 से 4, खासकर 2 और 3, यह हमें एक स्तर पे अधिकार देता है, हमारे संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्यों का गठन करे। अब नए राज्यों के गठन करने की व्यवस्था क्या है, तो ये भी ध्यान आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूंगा। तो उसमें क्या होता है कि यह पूरा का पूरा, यहां हम पूरा फेडरल स्ट्रक्चर का टेस्ट लेके जीते हैं। यहां पे ये पूरा का पूरा अधिकार मुख्य रूप से भारत सरकार को है। राज्यों को सिर्फ अपनी सहमति देनी है और अपने सहमति से भी ज्यादा सही शब्द होगा, उनको अपने विचार रखने हैं। तो व्यवस्था यह है कि केंद्र सरकार, भारत सरकार माननीय राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से एक प्रस्ताव लेकर के आएगी और प्रस्ताव में नए राज्यों के गठन की चर्चा रहेगी। राष्ट्रपति महोदय से ऐसी अपेक्षा होती है कि वह उन राज्यों को उस प्रस्ताव के बारे में जानकारी देंगे और उनसे जानकारी, जो भी विचार उनके आते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उसको फिर पार्लियामेंट के पास भेजेंगे और पार्लियामेंट के अंदर में ऑर्डिनरी बिल के रूप में यह इंट्रोड्यूस होगा। ऑर्डिनरी बिल के रूप में जाने के नाते इसको पास होने के लिए सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी। तो एक ऑर्डिनरी बिल जो राष्ट्रपति महोदय के अनुशंसा पे संसद में लाया जाएगा, वह ऑर्डिनरी बिल के रूप में आएगा और सामान्य, मतलब आधे से एक संख्या अधिक जो संसद की स्थिति होगी उसमें, उससे वह बिल पास होता है। जब वह बिल पास हो जाता है, हम सबको मालूम है बिल पास होता है, फिर वापस वो राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। राष्ट्रपति महोदय उसको उसकी मुहर लगाते हैं और मुहर लगा करके वो जब नोटिफाई हो जाता है तो कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। एक और बात इसमें, एक और बात यह है कि जब आप इन प्रावधानों को पढ़ेंगे तो इसमें 2 शेड्यूल का उल्लेख आता है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4। एक क्या है, एक को जाकर के देखेंगे, सबको देखना चाहिए, पर नजर मारना चाहिए बच्चों को, कि एक के अंदर में जो भी राज्य है उस राज्य का वहां पे विवरण है और उस राज्य का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाउंड्रीज कैसे हैं, इस बात का उल्लेख होता है। और जो शेड्यूल 4 है, उस शेड्यूल 4 के अंदर में अब जब राज्य बना देंगे तो वहां क्या होगा, वहां से संसद चुन के आएंगे, तो वहां पे जो संसद बनेगा उसकी क्या स्थिति होगी, यह शेड्यूल 4 में इसके लिए व्यवस्था है और इसके लिए अलग से कानून है।
वो अलग व्यवस्था है जिसकी चर्चा हम कोई बाद में करेंगे जी। तो सर की बातें से जो हमें ये नोट करने वाली जो बात है कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है। और मैं आप लोग को बता दूं कि वो जो तीन जो मैंने आपको बताया था कि आउट ऑफ 565 562 प्रिंसली स्टेट्स ने ये एग्री किया था। तो जो वो तीन थे जिन्होंने नहीं एग्री किया था, बहुतों को पता होगा फिर भी मैं बता दूं। फर्स्ट कश्मीर, सेकंड जूनागढ़ और थर्ड हैदराबाद, जो हम निज़ाम वाला केस जानते हैं। अब जो मेरा दूसरा सवाल है, जो ये आपने बताया कि एरिया के लिए ये प्रोसीजर फॉलो होता है, बिल ला के सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है, फिर प्रेसिडेंट के असेंट से नया स्टेट आ जाता है, और इसमें 2 शेड्यूल भी इंक्लूसिव हैं इसमें। तो अगर एरिया हमें बढ़ानी है, फिर किसी स्टेट की एरिया घटानी है, या एक स्टेट से दो स्टेट का करना है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला, तो वैसे उसके लिए भी सेम ही प्रोसीजर रहता है। अच्छा, पहले तो मैं आपके थोड़ा सा जो पीछे आपने समरी नोट दिया उसके बारे में स्पष्टता करूं। जो संविधान के अंदर प्रावधान है, उस प्रावधान के अनुसार जो प्रस्ताव माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास आएगा, उसके बारे में यह अनिवार्य है कि वह राज्य से उस पर सलाह मशविरा करे। लेकिन वो जो सलाह मशविरा है, वह सलाह मशविरा या जो भी सलाह है या जो भी वहाँ से ओपिनियन आता है, वह ओपिनियन प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है। मतलब सलाह लेनी है लेकिन सलाह माननी जरूरी नहीं है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि भारत की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बारे में अलग अलग विचार हैं, लेकिन यहां आकर के स्पष्ट हो जाता है कि यह ट्रूली फेडरल स्ट्रक्चर को संविधान व्यवस्था देता है। जो दूसरी बात आपने अभी पूछी, वह यह पूछी कि भाई जो नए राज्य बनते हैं, तो जब वह नए राज्य का क्षेत्र क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, उसके अंदर जो अलग अलग संसद या विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं, वो कैसे, उनके बारे में कैसे संरचना बनती है। तो पहली बात जहाँ तक है कि हम जब राज्य की कल्पना करते हैं तो वो पूर्ण कल्पना होती है। पूर्ण कल्पना से मतलब यह होता है कि जो नया राज्य बनेगा, उस राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा, उसकी बाउंड्रीज क्या होगी। तो वो जो हम एक्ट लाते हैं, वो एक्ट में उस बात को स्पष्ट करते हैं कि यह जो नया राज्य आने वाला है, उसकी बाउंड्रीज क्या होगी, उसका एरिया क्या होगा। पहले उस एक्ट के अंदर में ही, चूंकि संविधान ऐसी व्यवस्था देता है कि शेड्यूल 4 के अंदर में इस बात को स्पष्टता के साथ रखा जाए कि कितने सांसद की व्यवस्था वहां है, तो वो व्यवस्था भी वहां से खुल के आती है। बाकी समय समय पे अलग अलग कानून के दृष्टिकोण से हम क्षेत्र का परिसीमन करते रहते हैं, और आबादी के आधार पे हम वहाँ के विधायकों और सांसदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसको तय करते रहते हैं। तो इसमें जो सर ने एक नोट करने वाला जो पॉइंट बोला कि जो पॉपुलेशन होता है किसी एरिया का, उसके बेसिस पर वहाँ के एमपी या एमएलए तय होते हैं। अब जो अगला सवाल है मेरा, ये हमने कोशिश की आपको बताने की प्रियम्बल और पार्ट 1 के बारे में, आगे भी मैं आपको कुछ बताऊंगा वीडियो के एंड में, वीडियो पूरा देखें आप। अब जो दूसरा सवाल है मेरा, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। अभी हम सब जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाया गया था, तो अक्टूबर 31 2019 में एनैक्ट हो गया है। तो इसका मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, इसका प्रभाव पार्ट 1 पर क्या पड़ा? ऐसा है कि आप फिर से वही सवाल पूछ रहे हैं कि पार्ट 1 पे इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा। आप ये समझ सकते हैं, आपका प्रश्न यह हो सकता है कि भाई क्या ये सारी व्यवस्था पार्ट 1 में जो निहित अधिकार है संसद के पास, तो उसका उपयोग करके लाया गया? निश्चित तौर पे 370 जो था वो तो एक टेम्पोररी प्रोविजन था, तात्कालिक प्रावधान। उसके अंदर उसको स्पेशल स्टेटस सिर्फ मिला हुआ था। जब वो स्टेटस
राष्ट्रपति महोदय ने रिवोक कर लिया, तो उसके बाद का जो अधिकार था वह अधिकार संसद को आ गया। तो संसद ने इसी खंड 1 का प्रयोग कर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना दिया, जो सब हम लोगों के ध्यान में है। तो इसका प्रभाव सिर्फ इतना पड़ा कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में जो नए राज्य के रूप में इसको भी जोड़ दिया गया कि भाई ये नया राज्य होगा, और 4 में यह तय कर दिया गया कि आपके यहाँ क्या स्थिति होगी संसदों की। जी। अब जो अगला सवाल है मेरा, जैसे अभी यह भी हमें पता होगा कि दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव जो हमारे दोनों यूनियन टेरिटरी हैं उसको मर्ज कर दिया गया है ये एक्ट लाकर, जो मैं नाम बताऊं, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जन ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 2019। इस एक्ट के द्वारा जो हमारी यूनियन टेरिटरी के दोनों के सेपरेट कैपिटल्स थे, अब उनका एक कैपिटल जो मर्ज कैपिटल होगा वो दमन है, और इसका एनैक्टमेंट 26 जनवरी 2020 में हुआ। तो मैं इसका भी ये जानना चाहूँगा कि इसने जो आपने बताया था कि इस जो अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 शेड्यूल 1 पर भी प्रभाव डालता है, तो वो स्टेट्स के लिए, तो ये यूनियन टेरिटरी है, तो इसका भी प्रभाव क्या रहेगा उस पर, तो आप अगर बताएं। ऐसा है कि ये जो सारे अधिकार होते हैं ना, आप जब जाएंगे कि इंडिया के अंदर में, भारत के अंदर में इनका क्षेत्र क्या है, और ये जो संघ है ये किन राज्यों का संघ है, तो उसमें 3 बातें हैं। एक राज्य है, एक यूनियन टेरिटरी है, और तीसरा कहा गया है कि अन्य क्षेत्र। तो यूनियन टेरिटरीज के रीऑर्गेनाइजेशन का भी पावर जो है, इसका जो प्रावधान है, इसी प्रथम खंड में है। और हम जब कोई व्यवस्था में परिवर्तन लाते हैं तो 1 और 4 ही जो शेड्यूल है उसी में इस सब चीजों को अंगीकृत किया जाता है, इसको अंकित किया जाता है। थैंक यू सर। अब ये हमारी डिस्कशन यहाँ पे कंक्लूड होती है। अगर आपको कुछ भी प्रियम्बल या पार्ट 1, और ये मैं पिछले वीडियो में बोलना भूल गया था कि अगर आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, किसी से भी संबंधित कोई भी अगर सवाल है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।